की शुरुआत होती है और हमें कुछ मिलिट्री ट्रक्स को दिखाया जाता है जो एक सीक्रेट कंटेनर को शहर से दूर ले जा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है, पर उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे शहर से दूर ले जाने के ऑर्डर्स मिले थे। इसमें क्या हो सकता है, इस बारे में दो सोल्जर्स आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी सामने से आती एक कार उनसे टकरा जाती है, जिससे होने वाले धमाके से वो कंटेनर उछलकर दूर गिर जाता है और वो ओपन हो गया। सोल्जर्स ने इसके बारे में अपने सीनियर्स को रिपोर्ट किया, पर सामने से जवाब आया, वहां जो भी जिंदा है उन्हें लेकर फौरन वहां से भाग जाओ और जो घायल है उन्हें वहीं छोड़ दो। इससे पहले वो सोल्जर कुछ समझ पाता, उस कंटेनर से एक आदमी बाहर आता है जिसने पलक झपकते ही उसके सारे सोल्जर्स को मार डाला। वो जल्दी से भागते हुए बहुत दूर आ जाते हैं। उन्हें लगा वो जो भी चीज है यहाँ तक नहीं आ पाएगी, पर तभी उस आदमी ने उन पर हमला कर उन्हें भी मार दिया। मरने के कुछ देर बाद वो सोल्जर्स फिर से उठ खड़े होते हैं, क्योंकि अब वो एक ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो चुके थे। बदकिस्मती से लॉस वेगस शहर, जो दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, उनसे ज्यादा दूर नहीं था, जिसके बाद उन्होंने उस शहर में जाकर वहां के लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। ये वायरस इतनी तेजी से फैला कि देखते ही देखते पूरा शहर इस वायरस की चपेट में आ गया और इस एरिया को क्वारंटीन करना पड़ा। सरकार ने उन्हें रोकने के लिए पूरे शहर पर बॉम्ब गिराए, हथियार बंद सैनिकों की पूरी फौज भेजी, लेकिन इस एरिया में आने वाला हर एक आदमी इन्फेक्ट होता चला गया। वायरस को रोकने की सरकार की हर मुमकिन कोशिश नाकाम रही, जिसके बाद आखिर में उन्हें पूरे शहर को बंद करना पड़ा। अब ना कोई अंदर जा सकता था और ना कोई बाहर आ सकता था, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जो चोरी करने के लिए इल्लीगली अंदर जाते थे। लॉस वेगस को पैसों का शहर कहा जाता था, पर वायरस की वजह से सबको अपने अपने घर और तिजोरी में पड़े पैसों को वहीं छोड़कर भागना पड़ा। ऐसा माना जाता था कि वहां के कसिनोस में अब भी इतने पैसे दफन हैं जो अगर किसी को मिल गए तो उसकी 7 पुश्तें ऐश की जिंदगी जी सकती थी। हम यहाँ स्कॉट नाम के एक एक्स मिलिट्री सोल्जर को देखते हैं, जो कभी वेगस में एक मिलिट्री सोल्जर हुआ करता था, पर अब वो एक मामूली शेफ की नौकरी करता है। एक दिन वो रोजमर्रा की तरह अपना काम कर ही रहा था कि तभी उसे पता चला कि तनाका नाम का आदमी उससे मिलने आया है। तनाका कोई मामूली शख्स नहीं था, उसका स्कॉट जैसे आदमी से मिलना ही बड़ी बात थी। लॉस वेगस में उसके कई कसिनो हुआ करते थे, पर अब सब धूल खा रहे हैं। स्कॉट जानना चाहता था कि वो उसके पास क्यों आया है, जिसके बाद तनाका ने उसे बताया कि वो उसे एक खास काम सौंपना चाहता है। दरअसल क्वारंटीन जोन में आ रहे उसके एक कसिनो की तिजोरी में अब भी $200 मिलियन पड़े हुए थे, जिन्हें निकालने में उसे उसकी मदद चाहिए थी। स्कॉट को तो यकीन ही नहीं होता कि इतनी बड़ी रकम तिजोरी में पड़े पड़े सड़ रही थी। इंश्योरेंस कंपनी उन 200 मिलियन समेत तनाका के नुकसान की भरपाई पहले से कर चुकी थी, जिसका मतलब तिजोरी में पड़े उन पैसों का ना कोई हिसाब है और ना कोई रिकॉर्ड। तनाका को कोई परेशानी नहीं होती अगर वो पैसे इसी तरह कुछ और सालों तक तिजोरी में पड़े रहते, पर सरकार अगले 4 दिनों में पूरे शहर को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने वाली थी, जिसमें कसिनो समेत उसके सारे पैसे जलकर राख हो जाते। वो स्कॉट को इस काम को करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने स्कॉट को एक नक्शा दिया और चुपचाप वहां से चला गया। अब फैसला उसके हाथ में था कि वो ये काम करेगा या नहीं। इसके बाद हमें क्वारंटीन कैंप को दिखाया जाता है, जहां वेगस से रेस्क्यू किए गए लोगों को रखा जाता था। यहाँ हम स्कॉट की बेटी केट को देखते हैं, जो लोगों की मदद करने का काम किया करती थी। रीटा नाम की एक औरत, जो केट की दोस्त भी थी, उसे बताती है कि कल वो क्वारंटीन जोन में जाने वाली है, जिस पर केट ने उसे ऐसा करने से साफ मना कर दिया क्योंकि अंदर बहुत खतरा था। पर रीटा कहती है कि वो बस कुछ देर के लिए अंदर जाएगी और वहां से कुछ पैसे लेकर वापस आ जाएगी। उसने कुछ लोगों को ऐसा करते हुए देखा था। कई लोग अंदर गए और मालूम माल होकर वापस आए, पर केट उसे समझाती है कि अफवाहें झूठ है, आज तक वहां से कोई वापस नहीं आया। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहां एक गार्ड आता है। केट को गुस्से में देख उसे लगा कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं, जिसके बाद उसने उन दोनों पर टेम्परेचर गन रख दी। उनकी बॉडी का टेम्परेचर तय की गई लिमिट से कम होता तो अपने आप गोली चल जाती, पर खुशकिस्मती से ऐसा नहीं होता। इसी बीच वो गार्ड केट के साथ बदतमीजी करता है और उसे गलत जगहों पर छूता है, पर केट ने उसका हाथ झटक दिया और उसे खुद से दूर रहने को कहा, जिसके बाद वो वहां से चला गया। रीटा बोली, ठीक है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, पर हमें बच्चों को सुरक्षित जगह भेजने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। उधर हम स्कॉट को देखते हैं, जिसकी एक बुरे सपने से नींद टूट जाती है। हर रात वो उसी दिन को याद करता था जिस दिन उसने इन्हीं हाथों से अपनी इन्फेक्टेड वाइफ की जान ली थी। उसने फैसला कर लिया कि वो ये काम करेगा, पर इसे अंजाम देने के लिए उसे एक टीम की जरूरत थी। तनाका ने उसे कहा, एक टीम बनाओ जिसमें एक तिजोरी तोड़ने वाला और एक पायलट हो, जो काम होने के बाद तुम्हें वहां से निकाल सके।
इसके बाद स्कॉट अपनी पुरानी दोस्त मारिया के पास जाता है, जो अब एक कार रिपेयर शॉप चलाती थी। उसने मारिया को इस ऑफर के बारे में बताया और कहा, आज तक हमने कितनों को बचाया, पर हमें बदले में क्या मिला, लेकिन इस बार हमें खुद के लिए कुछ करने का मौका मिला है। मारिया उसके साथ चलने को मान जाती है, लेकिन उन्हें एक और आदमी की जरूरत थी। वो विल नाम के आदमी के पास जाते हैं, जिसे ज़ॉम्बीज को मारने का एक्सपीरियंस था। सिर्फ वही था जिस पर वो इस पूरे मिशन में भरोसा कर सकते थे। फैसला हुआ कि तीनों 15-15 मिलियन डॉलर्स लेंगे और बाकी के 5 मिलियन को टीम के बाकी मेंबर्स में बांट दिया जाएगा। इसके बाद वो मीरियन के पास जाते हैं, जो एक पायलट थी। उसे तो पैसे की इतनी जरूरत थी कि वो काम सुने बिना ही साथ आने को तैयार हो जाती है। इस तरह उन्होंने कुछ और लोगों को भी अपनी टीम में शामिल किया, जिन्हें हथियार चलाना आता हो और ज़ॉम्बीज से लड़ने में उनकी मदद कर सके। सबसे आखिर में वो एक चोर के पास गए, जिसे तिजोरियों के बारे में सब कुछ पता था। साइमन को जब पता चला कि उसे लॉस वेगस के कसीनो में रखी तिजोरी खोलनी है, तो वो मानो जैसे खुशी से झूम उठा। ये तिजोरी खोलना तो उसके बचपन का सपना था, क्योंकि ये तिजोरी किस्मत से नहीं, सिर्फ काबिलियत से खुलती थी और उसे पूरा यकीन था कि वो इतना काबिल है कि इसे खोल सके। इसके बाद उन सब ने अपने अपने हथियार बाहर निकाले, क्योंकि अब उनका इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका था। टीम के सभी लोग एक पुराने गैरेज में इकट्ठा होते हैं, जहां तनाका उन सबको अंदर घुसने से लेकर बाहर निकलने तक का सारा प्लान समझाता है। प्लान सिंपल था, उन्हें अपना रास्ता क्लियर करते हुए अंदर जाना है और फिर उस तिजोरी को खोलकर उसके अंदर पड़े सारे पैसों को बैग में भरकर हेलीकॉप्टर में लौट करके वहां से पलक झपकते ही गायब हो जाना है। और ये सब उन्हें अगले 32 घंटों में करना होगा। लेकिन जब उनमें से एक को पता चला कि उन्हें क्वारंटीन जोन में जाना है, तो वो साथ चलने से मना कर देता है, क्योंकि वो इतने कम पैसों के लिए इतना बड़ा जोखिम लेने को तैयार नहीं था। वो वहां से चला गया और अब उनकी टीम में कुछ ही लोग बचे थे। सारी तैयारियां हो गई थीं। हालांकि फिर भी क्वारंटीन जोन में घुसना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब भी मिलिट्री फोर्सेस चारों ओर तैनात थी, जो उन्हें किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाने देते। मदद के लिए स्कॉट अपनी बेटी के पास आता है, जो क्वारंटीन जोन में काम करती थी। वो उन्हें बड़े आराम से अंदर भेज सकती थी, लेकिन उसे मनाना स्कॉट के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि केट अब तक स्कॉट से इस बात को लेकर नाराज थी कि उसकी मोम के जाने के बाद उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया और कभी उससे मिलने भी नहीं आए। स्कॉट केट को बताता है कि मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, इस काम के लिए मैं तुम्हें 15 मिलियन डॉलर्स दूंगा। जिसके बाद केट उनकी मदद करने को तैयार हो जाती है। उसी रात हम उसकी दोस्त रीटा को देखते हैं, जो केट के मना करने के बावजूद लिली के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि उन तीनों को अंदर भेज दे। उधर विल साइमन को बंदूक चलाना सिखाता है, क्योंकि पूरी टीम में सिर्फ वही था जिसने कभी किसी ज़ॉम्बी को नहीं मारा था, और वो नहीं चाहता था कि मिशन के दौरान वो किसी पर बोझ बने। उनकी टीम में मार्टिन नाम का एक और आदमी भी जुड़ जाता है, जिसे तनाका ने अपनी तरफ से उन पर नजर रखने के लिए भेजा था। टीम में कोई उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो उनके किसी काम का नहीं था। केट उन्हें लिली से मिलवाती है, जिसे लोग पासपोर्ट के नाम से भी जानते थे, क्योंकि वो लोगों को पैसों के लिए अंदर भेजा करती थी। अपना काम खत्म करने के बाद वो वहां से जा ही रही थी कि तभी उसने रीटा के बच्चों को रोते हुए देखा। जब उसे पता चला कि लिली ने रीटा को अंदर भेज दिया, तो वो गुस्से में उसे जोर का घूंसा मारती है और उससे पूछती है कि तुमने उसे अंदर क्यों भेजा। अब इसमें लिली की भी कोई गलती नहीं थी। उसे नहीं पता था कि रीटा के 2 बच्चे भी हैं, और ना उसने ये बात उसे अंदर जाने से पहले बताई थी, वरना वो कभी उसे अंदर नहीं भेजती। स्कॉट कहता है कि अगर वो हमें मिली तो हम उसे वापस ले आएंगे, पर केट जानती थी कि वो सिर्फ वहां पैसों के लिए जा रहे हैं। अंदर जाकर उसे वापस लाना तो छोड़ो, उसे ढूंढेंगे भी नहीं। वो भी साथ चलने को कहती है, पर स्कॉट ने उसे साथ चलने से मना कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत खतरा था। लेकिन केट भी कम जिद्दी नहीं थी। वो बोली, अगर आप मुझे नहीं ले चलेंगे तो मैं आपके जाने के बाद अंदर आऊंगी, तब तो खतरा और भी ज्यादा होगा। स्कॉट के पास उसे अपने साथ ले चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मजबूरन वो केट को भी टीम में शामिल कर लेता है। इसी बीच लिली ने उस बदतमीज गार्ड को उनकी ओर आते देखा और स्कॉट से कहा, उसने हमें देख लिया है, इसे भी अपने साथ ले चलना होगा, वरना ये बाहर जाकर सबको खबर कर देगा और हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। इसके बाद वो सभी एक सीक्रेट डोर से होते हुए क्वारंटीन जोन के अंदर जाते हैं। एरिया शुरू होते ही उन्हें अपने सामने ढेर सारी लाशें पड़ी मिलती हैं, जिन्हें देखकर साइमन के तो डर के मारे पसीने छूट जाते हैं। लिली उन्हें बताती है कि ये लोग सूरज की रोशनी को झेल नहीं पाए। जब बारिश होगी तब इन्हें देखना चाहिए, कुछ बूंदें गिरेंगी और ये फिर से जिंदा हो जाएंगे। उन्होंने जितना सोचा था, ये शहर उससे भी ज्यादा खतरनाक था। ज़ॉम्बीज ने पूरे शहर को जीता जागता कब्रिस्तान बना दिया था।
थोड़ी दूर चलते ही उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद लिली उन्हें तुरंत ही छुपने को कहती है। उनके सामने एक ज़ॉम्बी टाइगर आता है जो इस रास्ते को गार्ड करता था, पर वायरस की वजह से उसके स्मेल करने की सेंस जा चुकी थी, इसीलिए वो उनकी मौजूदगी को भांप नहीं पाता और चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद लिली नेथन के पास आई और उससे उसकी गन मांगी, पर नेथन जैसे ही उसे अपनी गन देता है, लिली उसके पैर में गोली मार देती है। सब पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर लिली उसे बताती है कि आगे बढ़ने के लिए हमें उनसे सौदा करना पड़ेगा। ये एक तोहफा है जिससे वो खुश हो जाएंगे। अगर हम उनके वसूलों के हिसाब से चलें तो वो हमें छुएंगे भी नहीं। जल्द ही उन सबको पता चलने वाला था कि लिली किसकी बात कर रही थी। गोली की आवाज सुनकर वहां 2 ज़ॉम्बीज आते हैं, पर ये बाकियों की तरह बिना सोचे समझे इंसानों पर झपटने वाले ज़ॉम्बीज नहीं थे। वो उन्हें देखते हैं पर किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन वो नेथन को उनकी एंट्री फीस के तौर पर अपने साथ ले गए। उन्होंने पूछा वो उसे कहाँ ले गए, जिस पर लिली बोली, मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि जो भी उस बिल्डिंग में जाता है उनके जैसा बन जाता है। इसी बीच हम एक और ज़ॉम्बी को देखते हैं जो दूर से उन पर नजर रखे हुए था, पर वो उनके पीछे नहीं जाता क्योंकि उन लोगों ने कीमत अदा कर दी थी। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। मेरियन स्कॉट से पूछती है कि तू अगला शिकार किसको बनाएगा, कुछ सोचा है क्या? वो बोला, दोबारा किसी की बलि देने की नौबत आई तो ज्यादा सोचना मत, उस मार्टिन को निपटा देना, क्योंकि टीम को उसकी कोई जरूरत नहीं। तनाका ने उसे बस हम पर नजर रखने को भेजा है। उधर हम नेथन को देखते हैं जिसे घसीटकर ओलंपस में लाया जाता है, जहां उनका राजा ज्यूस उसे काटकर उसे भी इन्फेक्ट कर देता है। इसी बीच वो सब एक बिल्डिंग में आते हैं जहां ढेर सारे स्लीपिंग ज़ॉम्बीज को देखकर साइमन एकदम से घबरा जाता है। लिली बोली, उनके मुंह पर लाइट मत मारो, वो सो रहे हैं, जाग गए तो मुसीबत हो जाएगी। वो जमीन पर हल्की रोशनी वाले फ्लोरोसेंट ट्यूब्स फेंककर दबे पांव आगे बढ़ते हैं। चैम्बर्स नाम की एक लड़की जिसे मार्टिन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, उसे आगे चलने को कहती है, पर इस बात से मार्टिन इतना गुस्सा हो जाता है कि उसने जानबूझकर उसे रास्ते से भटका दिया। चैम्बर्स जब उस फ्लोरोसेंट ट्यूब्स को उठाने के लिए आगे बढ़ी, तभी उनमें से एक ज़ॉम्बी जिंदा हो जाता है। चैम्बर्स ने उसे ठिकाने लगाया तो दूसरा जाग गया। उनमें से एक ज़ॉम्बी गलती से बर्तन गिरा देता है, जिस वजह से वहां इतना शोर हुआ कि उन ज़ॉम्बीज की नींद एक झटके में टूट गई। सब लोग चैम्बर्स की मदद करने जाते हैं, पर वहां और भी ज़ॉम्बीज थे जिन्होंने उन सबको चारों ओर से घेर लिया। चैम्बर्स ज़ॉम्बीज को मारते हुए बचकर निकलने की कोशिश करती है, पर मार्टिन एक बार फिर उसे धोखा देता है और दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। माइकी ने मार्टिन से पूछा, वो कहाँ रह गई? मैंने उसे तुम्हारे पीछे ही आते देखा था। पर तभी चैम्बर्स खिड़की तोड़कर उसके सामने आ जाती है। ज़ॉम्बीज उसके ऊपर चढ़ गए और उसे भी इन्फेक्ट कर दिया, जिसके बाद माइकी को दिल पर पत्थर रखकर उसे शूट करना पड़ा। जल्द ही वो उस कसीनो तक पहुंच गए जहां पैसों की तिजोरी थी। यहाँ बाकी जगहों के मुकाबले बहुत कम इन्फेक्टेड लोग थे, और जो थे भी उन्हें उन लोगों ने मार दिया। केट बोली, मुझे नहीं लगता रीटा अब तक जिंदा होगी। पर लिली उसे कहती है, इतनी जल्दी हार मत मानो। कुछ महीनों पहले जब एक आदमी बाहर नहीं आया तो मैं वहां से चली गई। मुझे लगा वो मर गया होगा, लेकिन 3 दिन बाद वो वापस जिंदा लौट कर आया। ज्यूस के इन्फेक्ट करने से पहले ही वो वहां से भाग निकला था। वहां उन्हें ढेर सारे ब्लूप्रिंट और नक्शे पड़े मिले, जिसका मतलब सिर्फ वो ही नहीं है जिन्हें तनाका ने यहाँ पैसे निकालने के लिए भेजा था। उनसे पहले भी यहाँ कुछ लोगों की टीम आई होगी, पर कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। स्कॉट टीम को डिवाइड करता है और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। मार्टिन और लिली को बाहर निगरानी के लिए तैनात किया जाता है। मेरियन ऊपर हेलीपैड पर जाती है, जहां उसे वो हेलीकॉप्टर स्टार्ट करना था, और साइमन तिजोरी के पास जाता है। मार्टिन लिली से सौदा करता है कि अगर वो उसे रानी का ब्लड सैंपल लाने में मदद करेगी तो बदले में वो चैंप के सारे लोगों को किसी सुरक्षित जगह पहुंचा देगा। लिली इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद उसने हवा में गोली चलाई और रानी के आने का इंतजार करने लगे। स्कॉट ने जनरेटर स्टार्ट किया, जिससे वहां फिर से रोशनी हो जाती है। उधर विल और साइमन ज़ॉम्बीज को मारते हुए तिजोरी के पास आते हैं। साइमन तो लॉकर को देखकर मानो खुशी से पागल ही हो जाता है, पर खतरा अब भी टला नहीं था। तिजोरी से पहले वहां कुछ ट्रिगर पॉइंट्स थे, जिन पर उन्होंने पैर रखा तो शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। वहां उन्हें और लोगों की लाशें मिली जिन्होंने उनसे पहले तिजोरी को खोलने की कोशिश की थी, पर सब मारे गए। उनकी हालत देखकर किसी में भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। अच्छी बात यह थी कि ट्रिगर पॉइंट्स बस एक बार काम करते थे, मतलब अगर किसी तरह वो इसे चकमा दे दे तो बात बन सकती है। जिसके बाद विल नीचे जाता है और एक ज़ॉम्बी उठाकर लाता है। उन्होंने उसे आगे जाने को कहा, पर वो इतना भी बेवकूफ नहीं था। जिसके बाद विल ने उसे गोली मार दी और एक दूसरा ज़ॉम्बी लेकर आया। इस बार वो उसे खाने का लालच देकर आगे भेजते हैं
और उसने जैसे ही ट्रिगर पॉइंट्स पर पैर रखा, उस पर गोलियों की बारिश हो जाती है। एक एक कर उसने सारे सेफ्टी पॉइंट्स क्लियर कर दिए और अब खतरा ना के बराबर था। उधर मार्टिन देखता है कि रानी उसके जाल में फंस चुकी है। वो उन दोनों के सामने आती है, पर जब उसने देखा कि इन लोगों ने उसके लिए कुछ नहीं रखा है तो वो उन पर गुस्सा हो जाती है। मार्टिन ने रानी को पकड़ लिया, पर वो दूसरा ज़ोंबी उस पर हमला कर देता है। वो उसे इन्फेक्ट करने ही वाला था कि तभी लिली उसे मार डालती है। इसके बाद मार्टिन रानी के पास आता है और एक तार से उसकी गर्दन काटने लगता है। लिली बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें तो बस ब्लड सैंपल चाहिए था ना? पर मार्टिन सिर्फ अपने बॉस को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इसी बीच हम रीटा को देखते हैं, जो ज्यूस के कब्जे में थी। वो उसे इन्फेक्ट करने ही वाला था कि तभी उसने रानी की चीखें सुनी, जिसके बाद वो उसे ढूंढने चला गया। स्कॉट न्यूज में देखता है कि सरकार ने लोगों के दबाव में आकर इस शहर को तय किए गए समय से 24 घंटे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने का फैसला कर लिया था। इसका मतलब था कि अब उनके पास चोरी करके फरार होने के लिए सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। उधर मेरियन जिस हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, वो पुराना होने की वजह से आग पकड़ लेता है। उसने किसी तरह आग तो बुझा दी, पर अब वो स्टार्ट होगा या नहीं, ये सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में था। स्कॉट जल्दी से ऊपर आता है और पूछता है, तिजोरी खोलने में और कितना टाइम लगेगा? पर साइमन, जो बस उसे खोलने ही वाला था, उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो स्कॉट पर चिल्लाते हुए बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये लॉकर दुनिया की सबसे हाईटेक लॉकर्स में से एक है। अगर तुमने एक और बार मेरा ध्यान भटकाया तो ये तिजोरी कभी नहीं खुलेगी, समझे? उसे इतना सीरियस देखकर एक बार के लिए स्कॉट भी पीछे हट जाता है और उसे उसका काम करने देता है। उन्होंने उसे नहीं बताया कि बॉम्ब फटने में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, वरना वो डर जाता। उधर ज्यूस जब रानी के पास पहुंचा तो वहां उसे उसकी सर कटी लाश पड़ी हुई मिली, जिसे देखकर ज्यूस को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे अपने सारे ओलंपस में ले आया और जब उसने रानी का पेट चीर कर बच्चे को बाहर निकाला तो पाया कि उसका बच्चा मर चुका था। ये देखकर उसकी आंखों में खून उतर आता है, जिसके बाद उसने अपनी आर्मी को तैयार किया और जंग का ऐलान कर दिया। खतरे से अनजान स्कॉट और उसकी टीम अब भी उन पैसों को लेकर भागने की फिराक में थे। वहां उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं, जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। स्कॉट ने इतने सारे पैसे कभी नहीं देखे थे, पर जो चीज उस तिजोरी के अंदर थी, उसके आगे तो ये रकम कुछ भी नहीं थी। इसी बीच साइमन, जो काफी देर से उसे खोलने में जुटा हुआ था, आखिरकार उस लॉक को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। जब उन्होंने तिजोरी का दरवाजा खोला तो अंदर पड़े पैसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जल्दी से सारे पैसों को बैग में भरकर उसे हेलीकॉप्टर में लोड करने लगते हैं। देखते ही देखते उन्होंने सारी तिजोरी खाली कर दी। पर इसी बीच स्कॉट देखता है कि केट वहां नहीं थी। उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती, क्योंकि केट अकेले रीटा को ढूंढने चली गई थी। उधर हम ज्यूस को देखते हैं, जिसकी पूरी आर्मी उस कसीनो की ओर बढ़ रही थी। जल्द ही बिल्डिंग खाली हो गई, जिसके बाद केट अंदर जाती है। हालांकि खतरा अभी टला नहीं था। हम इन्फेक्टेड नेथन को देखते हैं, जो अब भी उस बिल्डिंग में मौजूद था। स्कॉट अपनी बेटी को ढूंढने जाने ही वाला था कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और ज्यूस की आर्मी ने मारिया की गर्दन तोड़कर उसे मार डाला। सब इतनी जल्दी हुआ कि स्कॉट को संभलने का मौका ही नहीं मिला। साइमन ने देखा कि उनकी पूरी आर्मी उन्हें मारने के लिए आ रही है, जिसके बाद वो विल के साथ लॉकर के पास चला जाता है, क्योंकि छुपने के लिए वो सबसे सेफ जगह थी। लिली वहां से भाग ही रही थी कि तभी मार्टिन ऊपर से दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि उसे जो चाहिए वो मिल चुका था। वो बोला, तनाका को पैसों से कोई मतलब नहीं, इस बैग में जो है वो चीज उन पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। ज्यूस अंदर आता है, पर तब तक सब वहां से जा चुके थे। विल उस पर गोली चलाता है, पर उसने एक लोहे का हेलमेट पहन रखा था, जिस वजह से उसे गोली नहीं लगती। विल उससे फाइट करता है, पर ज्यूस उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने विल को बहुत मारा और उसे काट कर इन्फेक्ट करने ही वाला था कि तभी साइमन बीच में कूद पड़ा और उसकी जान बचा ली। उसने अपनी जान की परवाह के बगैर विल को अंदर धकेल दिया और खुद दरवाजा बंद करने के लिए बाहर ही रुका रहा, जिस वजह से वो भी मारा जाता है। उधर मार्टिन सबको धोखा देकर भागने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उसे बैग में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने जब बैग खोला तो पाया कि उसके अंदर रानी का सर नहीं था, क्योंकि लिली ने पैसे बटोरते वक्त बड़ी चालाकी से बैगों की अदला बदली कर दी थी। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहां व्हाइट टाइगर आ जाता है, जिसने मार्टिन पर हमला कर दिया। उसने मार्टिन को अपने नुकीले जबड़ों से दबोच लिया और उसे बुरी तरह नोच डाला। आखिर में वो उसके सर को कच्चा चबाकर उसे मार डालता है। स्कॉट बचे हुए लोगों के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है, पर नीचे उनकी पूरी सेना थी, जिनसे लड़ते लड़ते स्कॉट की सारी गोलियां खत्म हो गईं। ज़ोंबी बेचारे माइकी को भी काट लेते हैं, जिसके बाद उसने अपनी जैकेट में सभी ग्रेनेड की पिन खींचकर वहां एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया। स्कॉट लिली के साथ ऊपर आता है,
पर उसने देखा कि मेरियन अभी तक हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं कर पाई थी। वो उसे जल्दी करने को कहते हैं, पर तभी वहां ज्यूस आ गया। वो उन पर हमला करने ही वाला था कि तभी लिली अपने बैग से रानी का सर निकालती है और उस पर बंदूक तान देती है। वो बोली, आगे बढ़े तो इसका भेजा उड़ा दूंगी, जिसके बाद ज्यूस को उसकी बात माननी पड़ी। खुशकिस्मती से उनका हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो गया और उन्हें अपनी आंखों के सामने से जाता देख ज्यूस गुस्से से पागल हो जाता है। जैसे ही लिली का उस पर से ध्यान भटका, उसने एक सरिया उसकी बॉडी के आर पार कर दिया, जिसके बाद लिली भी रानी का सर नीचे फेंक कर उसे मार डालती है। इसके बाद ज्यूस अपनी आर्मी के साथ उस हेलीकॉप्टर का पीछा करता है। स्कॉट ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। उधर हम केट को देखते हैं जो रीटा को ढूंढ लेती है, पर वो जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी, नेथन ने उस पर हमला कर दिया। उससे पीछा छूटा तो वो अपने सामने ज्यूस को खड़ा पाती है, जिसकी पूरी आर्मी एक साथ उस पर टूट पड़ी। जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, पर तभी एंड मौके पर वहां स्कॉट आ गया और उसने ज्यूस को बजूका से उड़ा दिया। वो तीनों भागकर ऊपर आते हैं, पर वहां उन्हें रेस्क्यू करने के लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। स्कॉट को लगा कि मेरियन ने उसे धोखा दिया, पर तभी केट को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। उसने भागने की कोशिश की थी, पर एंड मौके पर उसका ज़मीर जाग गया। वो सब जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, पर तभी वहां ज्यूस भी आ जाता है। मेरियन ने जल्दी से हेलीकॉप्टर को दूर ले जाने की कोशिश की, पर ज्यूस एक लंबी छलांग लगाकर सीधा हेलीकॉप्टर में कूद जाता है, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ गया। वो क्रैश करने लगते हैं, पर मेरियन ने किसी तरह उसे संभाल लिया। स्कॉट ने ज्यूस को मारने की अपनी पूरी कोशिश की, पर गलती से एक गोली मेरियन को लग जाती है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। वो किसी तरह उन्हें क्वारंटीन जोन के बाहर ले आती है, पर तभी उसने एक न्यूक्लियर मिसाइल को देखा जो शहर की ओर बढ़ रही थी। इसी बीच ज्यूस ने स्कॉट को भी इन्फेक्ट कर दिया, पर वो उसे मार पाता उससे पहले ही एक बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, जिससे निकलने वाली रोशनी से ज्यूस की आंखें धुंधली हो गईं, और बस इसी का फायदा उठाकर स्कॉट उसे गोली मार देता है। जल्द ही धमाके की शॉक वेव्स उनके हेलीकॉप्टर से टकराती है, जिससे उनका हेलीकॉप्टर बुरी तरह क्रैश हो गया। कुछ देर बाद जब केट को होश आया तो उसने देखा कि मेरियन और रीटा दोनों ही इस क्रैश को सरवाइव नहीं कर पाई थीं। स्कॉट की सांसें अभी तक चल रही थीं, पर अफसोस अब इन सब का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो इन्फेक्ट हो चुका था। जल्द ही उस पर भी वायरस का असर होने लगता है, जिसके बाद केट को दिल पर पत्थर रखकर अपने डैड को मारना पड़ा। न्यूक्लियर बॉम्ब से पूरा शहर तहस नहस हो गया था, पर हम उस मलबे में से विल को सही सलामत बाहर निकलते हुए देखते हैं, क्योंकि वो तिजोरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तक को झेल लिया था। इसके बाद पैसों से भरे बड़े बड़े बैग लेकर विल एयरपोर्ट आता है, जहां उसने एयर होस्टेस से एक प्राइवेट प्लेन मांगा। उसकी हालत देखकर एयर होस्टेस उसे प्लेन देने से मना कर देती है, पर जैसे ही विल ने उसके सामने नोटों की गड्डियां रखी, उसे तुरंत ही वो प्लेन इस्तेमाल करने को मिल जाता है। विल मैक्सिको जा रहा था, पर जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया, अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। वो जल्दी से बाथरूम में गया और देखा कि उसके हाथ में बाइट का निशान था। इसका मतलब वो भी इन्फेक्ट हो चुका है और जल्दी ही एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।